नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज आपको बताएंगे कि हाथरस केस में सिस्टम ने कैसे इंसाफ का अंतिम संस्कार कर दिया। हमारे पास हाथरस में पुलिस की अंधेरगर्दी के 7 वीडियो सबूत हैं। जरा उस मां के बारे में सोचिए जिसकी चीखों का जवाब आज किसी के पास नहीं है। जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जिससे अपनी बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार छीन लिया गया। आखिर परिवार को अपनी बेटी की लाश क्यों नहीं सौंपी गई? रात के अंधेरे में बेटी का अंतिम संस्कार करने की इतनी क्या जल्दी थी? पुलिस ने यह काम इस तरह किया कि इसे अंतिम संस्कार भी नहीं कहा जा सकता। हम आपको बताएंगे कि जब हाथरस की बेटी की लाश जल रही थी उस समय पुलिस अफसर किस तरह हंस रहे थे। हाथरस केस में पुलिस ने संवेदनहीनता के नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। आज अंतिम संस्कार का हक छीनने वाली सोच का विश्लेषण करेंगे। वैसे बलात्कार की घटनाएं और इनसे जुड़ा आक्रोश किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। राजस्थान में भी 2 नाबालिगों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। ऐसे में राजस्थान सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत में राज्य बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध नहीं बदलता। आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि बाबरी केस में सभी आरोपी बाइज्जत बरी हो गए हैं। इस मामले में 351 गवाह पेश किए गए, 600 दस्तावेज पेश किए गए, 2500 पन्ने की चार्जशीट तैयार हुई और अब 2300 पन्ने का फैसला आया है। 28 साल पुराने इस केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने अंत में 32 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि कोई भी सबूत आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस फैसले की बड़ी बातें क्या है, इस फैसले का असर क्या है, इसके मायने क्या है, इस फैसले की पूरी पिक्चर क्या है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत अपनी शक्तियों को मजबूत करने में लगा हुआ है। इस कड़ी में आज देश को एक बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। यह इस मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण था। इसकी रेंज और मारक क्षमता बढ़ाकर 400 किलोमीटर की गई है। इस मिसाइल में इस्तेमाल किए गए एयरफ्रेम और बूस्टर को देश में ही बनाया गया है। लेकिन शुरुआत उस खबर से जिसने पूरे देश का दिल दुखाया है और आक्रोश बढ़ाया है। अपने बच्चे के अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। औरत की मान मर्यादा क्या होती है? सबसे बड़ी एक इज्जत होती है। बहुत लाडली बेटी थी बेटा, ये उनकी ये रीढ़ की हड्डी वगैरह सब टूट गई थी। हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ उससे पूरे देश में गुस्सा है। लेकिन बात सिर्फ एक राज्य की नहीं है। हाथरस के केस पर तो सब बोल रहे हैं और सबको बोलना भी चाहिए, लेकिन इसमें राजस्थान की खबर भी नहीं दबनी चाहिए। राजस्थान के 12 जिले में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ है। 3 दिनों तक इन नाबालिग लड़कियों पर अत्याचार हुए। 3 दिन तक इनके साथ गैंगरेप हुआ। इस घटना पर भी किसी को चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक सुविधा की वजह से राजस्थान की घटना पर लोग चुप हो जाएं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। सरकार चाहे बीजेपी की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, राज्य चाहे उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, हमारे समाज के अंदर मौजूद हैवानों का सफाया होना चाहिए। ऐसी घटनाएं अब बर्दाश्त नहीं होती। देश के लोग अब खुद को बेबस समझने लगे हैं। देश अब खुद को लाचार समझने लगा है। सरकार और सिस्टम चलाने वालों को इसे समझना होगा। हमें लाचारी नहीं चाहिए, हमें ऐसी सोच और इन हैवानों का खात्मा चाहिए। हाथरस की घटना 14 सितंबर की है, राजस्थान की घटना 18 सितंबर की है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाथरस के सामने राजस्थान की खबर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाथरस पर राजनीति करने वालों को राजस्थान की यह घटना भी देखनी चाहिए। अगर उन्हें इसका पता नहीं है, हम बताते हैं कि राजस्थान के 12 में क्या हुआ था। 18 सितंबर को राजस्थान के 12 जिले से 2 नाबालिग लड़कियों को आरोपियों ने अगवा किया। इनमें एक लड़की की उम्र सिर्फ 13 साल है, दूसरी की उम्र बस 15 साल है। इन्हें अगवा करके आरोपी जयपुर, कोटा, अजमेर लेकर गए। वहां पर 3 दिन तक इन बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। आरोपियों ने पकड़े जाने से पहले इन्हें जान से मारने की धमकी दी, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की। आरोपियों को छोड़ दिया गया। यह परिवार अपने लिए इंसाफ मांग रहा है। उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है और तफ्तीश चल रही है। जो भी साक्ष्य आने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, कोई आरोपी गिरफ्तार भी किए थे लड़कों की? अभी तक तफ्तीश चल रही है। जब तक तफ्तीश में साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद भी अगले के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मेडिकल
हाँ, बच्चों का मेडिकल करवा दिया गया है। उसमें कुछ लगा सर इस तरह का? हाँ, अभी वो जांच में है, तफ्तीश में चल रहा है। जैसा भी होगा, जिस तरह से उसके रिपोर्ट के आधार पर जैसी भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। महिलाओं के मान सम्मान के साथ कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। कोई भी उनके मान सम्मान के पे चोट लगाता है तो तुरंत उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि एक संदेश भी जाए पूरे समाज के अंदर। और खबर यह है कि 2-3 दिन तक उन नाबालिग लड़कियों को सखी केंद्र में रखा गया, उनके माता पिता से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। उन लड़कों को 2-4 दिन हवालात में रखा गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। पुलिस 12 के अंदर इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरा आग्रह है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, जो गृह मंत्री भी हैं राजस्थान के, कि हमें राजस्थान में एक ऐसा माहौल बनाना है जहां महिलाओं का मान सम्मान हो। राज्यों की सीमाएं बदल जाती हैं, पुलिस का बिल्ला बदल जाता है, सरकार का स्वरूप बदल जाता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। तो वो है ऐसी घटनाएं। 13 साल, 15 साल, 19 साल की लड़कियों के साथ जिस तरह की बर्बरता की जा रही है। निर्भया कांड के बाद पूरा देश आक्रोश में था, गुस्से में था। ऐसा लगा था कि देश जाग गया है, हमारा समाज अब महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा और सिस्टम इन्हें गंभीरता से लेगा। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अगले 7 से 8 साल में ऐसा नहीं हो पाया। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने निर्भया कांड के बाद की परिस्थितियों पर रिसर्च की है। 2013 से 2019 के बीच 2,42,000 बलात्कार के मामले सामने आए हैं। हर घंटे 4 बलात्कार हुए हैं, हर रोज 95 बलात्कार हुए हैं। यानी निर्भया कांड के बाद भी महिलाओं को लेकर सोच नहीं बदली। भारत में बलात्कार किसी महामारी से कम नहीं है। पिछले 10 वर्षों में रेप के मामले 31% बढ़ गए हैं। 2019 की बात करें तो रेप के 32,000 मामले सामने आए। इनमें से आधे मामले 5 राज्यों से थे: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। इनमें 2 राज्यों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। राजस्थान के बारां का गैंगरेप केस हम आपको बता चुके हैं। हाथरस गैंगरेप केस पर पूरे देश का गुस्सा है। ये दोनों ही राज्य रेप के मामलों में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। वैसे तो बलात्कार एक ऐसा अपराध है जिसे जाति के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। हर महिला का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन यह देखा गया है कि शोषित वर्ग की महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार ज्यादा होते हैं। भारत में हर रोज 10 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। 2019 में 3,500 दलित महिलाओं का बलात्कार हुआ था और इनमें से 1/3 मामले राजस्थान और उत्तर प्रदेश से थे। हाथरस में जो हुआ है वो कलंक कभी मिटेगा नहीं। पीड़िता के शव को नहीं, आधी रात को इंसानियत की चिता जला दी गई। अब उसी राख में बेशर्मी और बहाने मिल रहे हैं। जो लोग जिंदा रहते हैवानों से नहीं बचा पाए, जान नहीं बचा पाए, उन लोगों ने मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। मौत के बाद सम्मान से अंतिम संस्कार का अधिकार तक छीन लिया। आधी रात को पेट्रोल से चिता जलाने वाला सिस्टम आपने कब और कहां देखा? इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यह सबसे बड़ा कलंक है। ये एक गरीब परिवार के साथ अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा है, जिसने अपनी बेटी को खोया और अब उसे तिल तिल कर मारा जा रहा है। लेकिन आज तक इस गरीब परिवार के साथ खड़ा है। ये हमारी रिपोर्टिंग है, जिसने पुलिस और प्रशासन की मनमानी की पोल खोली और इस अंधेरगर्दी का एक एक सच सबको दिखाया। मेरी बच्ची का मौका दिखाए दो, सीधा मेरी बेटी को मारे गए शमशान घाट। उसका मां बाप नहीं है, भैया नहीं है, जला फुका के आ गए, किसी का पता नहीं चला। आप निकलिए यहाँ से, जला दो क्या? चलिए। चीखों का जवाब नहीं है किसी के पास जवाब है, उनमें कोई शर्म नहीं बची। ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए। मैं क्राइम में आप बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। सारी शर्म और सारी मानवता इन्होंने फूंक दी है। अरे आराम से। आप निकलिए यहाँ से, जला दो क्या? चलिए। आधी रात को चिता के साथ इंसानियत की जबराख में इनके झूठ हैं, इनके बहाने हैं और बेशर्मी है। जब ये शव लाया गया था लगभग 12:40-45 पे, तब मेरी और इनके जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन ने ये ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से कि परिवार वालों के उपस्थिति में और उनकी सहमति से ये अंत्येष्टि की गई थी। जैसा कि सबको विदित है, ये पीड़िता की मृत्यु
कल सुबह हो गई थी और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद से ख़राब हो रही थी और उसके मद्देनज़र रखते हुए ही वहाँ स्थानीय प्रशासन ने उनकी उपस्थिति और उनकी सहमति से ये कार्य किया। परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार किया तो आप परिवार को सुन लीजिए और खुद फैसला करिए कि सिस्टम में बैठे ये लोग कितने जालिम हो सकते हैं। आप जब दिल्ली से चले थे तो क्या आप अपनी बेटी के पार्थिव शरीर के साथ नहीं थे गाड़ी में? नहीं, हम लोग उनके साथ, आपको हटा दिया गया था? हाँ, हम लोगों को हटा दिया। इनको बोलने दीजिए, पिता हैं ये, बेटी के पिता हैं। जरा सोचिए 15 दिनों का संघर्ष इस पिता ने कैसे किया होगा अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग जीत नहीं सकी। तो आपको सीधे दिल्ली से जब आप यहाँ आ रहे थे तो उसको एम्बुलेंस में रखा गया, आप लोग को अलग गाड़ी में रखा गया और यहाँ पर आकर शव को जला दिया गया, आप लोगों को जाने तक नहीं दिया गया? ना, हम लोगों को नहीं जाने दिया गया है। सुन लिया आपने, दिल्ली से ही प्लान बनाकर आए थे कि रातों रात पीड़ित के शव को जला दिया जाएगा। परिवार वालों को पहले ही हटा दिया था। परिवार वाले गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन चेहरा तक देखने नहीं दिया गया। अब दूसरा झूठ सुनिए। उसके बाद जब यहाँ पर आया तो जो शव वाहन था उसके आगे लगभग 4-5 महिलाएं लेट गई थी और मैं तुरंत से, क्योंकि मैं यहीं पे था 200-300 मीटर की दूरी पे, मैं तुरंत से आया और 10-15 मिनट हमारी बात हुई। उसके बाद शव वाहन को इनके घर पे लाया और लगभग 1-1.25 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा और उसके बाद इन्हीं की सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया है। ये झूठ और बहाने कितनी बेशर्मी से बताए जा रहे हैं। सच ये है कि किसी से नहीं पूछा गया, शव को लाकर सीधे चिता लगा दी गई, रोकने वालों पर डंडे चलाए, परिवार वालों को इधर से उधर जाने नहीं दिया, नहीं देखने दी, चेहरा नहीं देखने दिया। ये माँ इंतजार करती रही, ये भाभी 15 दिन। आपको ये उनकी माँ है, ये उनकी माँ है, देखिए इनको चेहरा तक देखने नहीं दिया और इसी मुझे नहीं, मैंने पैर तक छुआ, मेरी बच्ची का मुँह दिखा दो और समझ लोगों का यहाँ गाड़ी ठाड़ी कर लो, बाहर घुसा, डंडे बजाए हम लोगों ने। ये उठा के फेंक दी गई, वहाँ से उठा के लाए, अपनी बच्ची से मिल नहीं सकते। मेरी माता दिखाई दो मेरी बेटी को। ये माँ अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाई, परिवार से अंतिम संस्कार का अधिकार छीन लिया। सवाल पूछने पर अफसरों के पास कोई जवाब नहीं, लेकिन आधी रात की करतूतों को भागकर कैसे छुपाएंगे? क्या एक परिवार को इतना भी हक नहीं कि वो अपनी बच्ची का चेहरा देख पाए? क्या एक परिवार को इतना भी हक नहीं कि पहले तो उसके साथ बर्बरता की जाती है, उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद कम से कम सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार परिवार करा दे? 200 से ज्यादा पुलिस वालों की मौजूदगी इस गांव में क्या थी? क्या यहाँ पर कुछ ऐसा होने जा रहा था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। परिवार वाले थे, गाँव वाले थे, रिश्तेदार थे, उन्हें जाने नहीं दिया गया। रात को 3 बजे पुलिस प्रशासन ने खुद ही शव को जला दिया। एक हैवानियत इस बेटी के साथ 15 दिन पहले हुई थी, एक हैवानियत इसके साथ मौत के बाद हुई। यहाँ के जिले के डीएम हैं, यहाँ पर पूरे लाभ लश्कर के साथ अपनी ही सुरक्षा में पुलिस अधिकारियों, जरा दिखाइए यहाँ पर, ये दिखाइए कितनी भारी तादाद में यहाँ पर फौज की मौजूदगी है और यहाँ पर कोई रिपोर्टर बाहर से आता है, वो कहां पर स्टे करता है, इसकी पूरी जानकारी डीएम साहब को होती है। लेकिन परिवार का अंतिम संस्कार किसने किया, इसको लेकर गोलमोल बातें वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों ने आरोप ये लगे हैं कि दरअसल उसको जला दिया खुद से ही। परिवार वाले रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, उनको इसकी इजाजत नहीं दी गई और अब यहाँ पर शब्दों की मरहम लगाने की बजाय उसको और कुरेदने के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं, जो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। अगर कुछ भी शर्म होती तो अब तक कितने अफसरों पर एक्शन हो गया होता, लेकिन जब प्रशासन खुद अफसरों का बचाव करे तो आप इस बेशर्मी को समझ जाइए। बहाने ऐसे हैं कि डेड बॉडी खराब हो जाती, इसलिए अंतिम संस्कार की जल्दबाजी थी। बहाने ऐसे हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने जो बताया उसे हम मान लेने को कह रहे हैं। उसमें पुलिस का कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती पुलिस के लिए, उसमें अगर डेड बॉडी रह जाती तो आज क्या ऐसी चीज़ें चेंज हो जाती। तो पोस्ट फैक्टो किसी चीज़ के बारे में कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो मौके पे आदमी होता है और कोई जवाबदेह आदमी, जब वहाँ के जॉइंट मजिस्ट्रेट ने ये ट्वीट किया है तो हम लोगों को सभी चीज़ें डिस्कार्ड भी नहीं कर देनी चाहिए। हम लोग को जो स्थानीय अधिकारी है उस पर कोई तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब वहाँ के मजिस्ट्रेट ने ये बात कही है कि उनके परिवारजनों की उपस्थिति में और उनकी सहमति से, ये हो सकता है कि सभी परिवारजनों की सहमति ना हो,
लेकिन जब इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे गांव में भी ये बात रहती है कि हम डेड बॉडी ख़राब नहीं होनी चाहिए। एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटिंग, अगर मान लिया डेड बॉडी पूरी ख़राब हो जाती तो फिर क्या होता। लेकिन ये डिफरेंट पहलू है जिस पे हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन ने इस पे डिसीजन लिया हो। एक रात में डेड बॉडी खराब हो जाती, ऐसे तो बहाने कभी नहीं सुने। झूठ पर झूठ उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर बोल रहे हैं और खुद को बचाने के लिए बहाने पर बहाने बना रहे हैं। इनकी सोच सबके सामने है। गरीब और कमजोर के साथ कुछ भी हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक ब्यूरो। परिवार की लाचारी का तो अंदाजा ही क्या लगाएं। सीधे आपको लिए चलते हैं अब हाथरस, जहां से चित्रा त्रिपाठी इस समय हमारे साथ बनी हुई हैं। चित्रा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बातचीत करने के बाद जो तमाम ऐलान हुए हैं मदद के, उन चीजों के बाद क्या कुछ बदला है? परिवार इंसाफ की जो उम्मीद लगाए बैठा है, वो उम्मीद, उस उम्मीद को थोड़ा सा भी बल मिला है या नहीं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद जब यहाँ पर पिता वापसी करते हैं तो सीधा हमने उनसे सवाल पूछा कि बिना किसी दबाव के आप जवाब दीजिए कि क्या बातचीत आपकी हुई है मुख्यमंत्री के सामने। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमने फांसी की सजा की मांग की है, जिस पर उनका जवाब ये सामने आया कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया। 3 SIT एक टीम बनाई गई है जिसमें 3 लोग शामिल हैं और वो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे। 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है, एक घर और साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही गई है। लेकिन इस परिवार का सबसे बड़ा सवाल यही, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो और फांसी की सजा की मांग ये पूरा का परिवार इस वक्त कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बर्बर रवैया सामने आया है श्वेता, दरअसल वो बीती रात की तस्वीर है। बीती रात की तस्वीर ने हाथरस के चेहरे पर ऐसा बदनुमा दाग लगाया है जिसको छुड़ा पाना यहाँ की पुलिस और प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक परिवार के बिना इजाजत के अंतिम संस्कार कैसे कर दिया गया? पुलिस वाले कौन होते हैं अंतिम संस्कार करने वाले? आखिर उस लड़की का क्या दोष था कि परिवार को उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया गया? और इसके लिए जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परिवार का यही कहना है। यहाँ के लोग आक्रोशित इस बात से हैं कि एक तो उसके साथ गैंगरेप होता है, उसको सही तरीके का इलाज मिल पाता तो शायद वो जिंदा होती। परिवार ने जो आरोप लगाए हैं, बाद में वो सफदरजंग जाती है, वहां पर उसकी मौत हो जाती है। आनन फानन में यहाँ पर पुलिस वाले पहुंचते हैं और फिर सबको एक तरफ करके महिलाओं को हटाते हुए वो अंतिम संस्कार कर देते हैं। आखिर अपने इस चेहरे के जरिए यहाँ की पुलिस क्या दिखाना चाहती थी, ये सवाल तमाम लोगों के जेहन में है। आपको बता दें कि मातम पसरा हुआ है यहाँ पर। जाहिर तौर पर एक परिवार ने फूल सी बच्ची खो दी है। सबसे लाडली थी वो, 19 साल उनकी उम्र थी। और एक पिता और बेटे का रिश्ता क्या होता है, जब जब उनके परिवार से, उनके पिता से हमारी बातचीत हो रही है तब तब उनकी आंखें भर जा रही हैं, जिसको शब्दों में बयां कर पाना श्वेता काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इतनी बर्बरता जिन पुलिस वालों ने की है, किसके आदेश पर उन लोगों ने शव जलाया, ये बात भी देश के सामने आना चाहिए। आखिर आपको किसने इजाजत दी किसी का भी अंतिम संस्कार करने की? बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी अधिकार के आप ये काम कैसे कर सकते हैं? और इसी बात को लेकर यहाँ पर गुस्सा और गम का माहौल है। जरा मैं पीछे चलूंगी, आपको बता दें कि अभी तो सन्नाटा पसरा हुआ है। अंदर कुछ महिलाएं हैं जो लेटी हुई हैं, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक लगातार वो परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर कुछ लोग खाना महिलाएं बना रही हैं। उनसे जब जब हमारी बातचीत हो रही है तो उनका यही कहना है कि दीदी सबसे पहले हमें इंसाफ चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। दरअसल ये तमाम ऐसे लोग हैं जो परिवार के सदस्य हैं। आप लोग बातचीत करेंगे, परिवार के सदस्य हैं और परिवार को ढांढस बनाने के लिए कुछ रिश्तेदार भी आए हुए हैं। हालांकि सुबह से लगातार इन लोगों का पक्ष हमने चलाया भी है। अब योगी जी से बातचीत के बाद उम्मीद है कि पूरे मामले में जल्द से जल्द आप लोग जो भरोसा चाहते थे वो मिला सरकार की ओर से या नहीं मिला है? मैडम ऐसा है कि योगी सरकार से यानी कि बोल तो रहे हैं, होगा क्या? बोल रहे हैं, होगा क्या? अभी भी थोड़ा डाउट है आपको? बस आपको भी ऐसा ही लग रहा है? ऐसा ही क्या लग रहा है? जो बोला है, आश्वासन दिया है, वो पूरा होगा या नहीं होगा? अच्छा, मतलब उस पे आपको डाउट है कि आश्वासन जो दिए हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा? हाँ। लेकिन लिखित में बकायदा 2 पन्नों का पेपर भी दिया है जिसमें सभी के दस्तखत है, हस्ताक्षर है। तो उससे तो उम्मीद है ना कि लिखित में जब दिया है आश्वासन तो पूरा करेंगे। लिखित में क्या दिया? लेकिन सबसे पहले आप लोग चाहते हैं कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और आरोपी जो है उनको सजा मिले। सजाए मौत हो मैडम, सजाए मौत हो। सजाए मौत हो आप ये चाहते हैं? यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। अम्मा, लग रहा है आपको कि अब कम से कम योगी जी से बातचीत के बाद अब एक उम्मीद बंधी है कि न्याय हो जाएगा?
हो जाएगा बेटा, लग रहा है हो जाएगा। रात में क्या हुआ था एक बार बताइए, आप लोगों के साथ आपको बेहद धक्का मुक्की की गई थी रात को? हाँ वही तो आपके साथ भी हुई थी धक्का मुक्की, क्या हुआ था? बच्चों के साथ हुई थी। बच्चों के साथ हो गई थी। बच्चों के साथ। देखिए ये महिलाएं हैं गांव में आमतौर पर, मैं चाहती हूँ भाई भी एक बार फिर से आए। आपको बता दें कि गांव में आमतौर पर श्वेता होता यही है कि बहुत जल्दी दिन ढल जाने के बाद लोग जल्द ही अपना कामकाज खत्म करके सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की दर्द और टीस की स्थिति बनी हुई है वो अपने आप में बेहद दर्दनाक है। ये भाई हैं, बार बार एक सलवार सूट लेकर हम लोगों के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहन के लिए हमने खरीदा था, रक्षाबंधन में उसको दिया भी था, लेकिन वो कपड़ा उसको नसीब नहीं हुआ पहनने का। जरा सोचिए इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो किस तरह का दर्द उठता है। श्वेता, इसको शब्दों के जरिए बयां करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी से आपके पिता मुलाकात करके आए हैं, इंसाफ की उम्मीद बंधी है या अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये अभी भी हम पता नहीं है इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें जब कल ही हमारे साथ ऐसा हो गया तो ये आगे के पता नहीं कोई, क्योंकि ये तो हमें लालच में दे रहे हैं पुलिस वाले, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि आपके परिवार के लोग वहाँ पर मौजूद थे। जी नहीं, ये गलत बात कह रहे हैं। जो कौन सा परिवार को दिखाई सही है, जो हम तीनों में से कोई है वहाँ पर या कोई हमारे रिश्तेदार में से कोई है? ये तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है। ये जो बार बार वीडियो जारी करके कहा जा रहा है ये दादाजी हैं, ये चाचा हैं, ये रिश्तेदार हैं, वो पूरी तरह से गलत बयानी है। जब परिवार में पिता हैं, जब परिवार में दो भाई हैं, तो आखिर किस तीसरे शख्स को आपने बाप या दादा या भाई बनाकर अंतिम संस्कार करवा दिया? ये सवाल तो पुलिस से पूछा जाना चाहिए। परिवार सीधे सीधे मना कर रहा है, जबकि पुलिस से अपनी बात पर अड़ी हुई है कि नहीं नहीं परिवार के लोगों की मौजूदगी थी। श्वेता, इसी वजह से यहाँ पर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन उम्मीद जरूर बंधी है। जिस तरह का आश्वासन चूंकि सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी से बात की, योगी जी ने तुरंत SIT का गठन किया, परिवार के लोगों को बुलाकर बातचीत की, तो उनसे कम से कम अब एक उम्मीद की आस जरूर जगी है। हो जाती है हमारे देश में निष्कर्ष में कब तक होगी ये महत्वपूर्ण है। सिलेक्टिव आउटरीच रहता है। राजस्थान को लेकर चुप्पी रह जाती है, उत्तर प्रदेश को लेकर आक्रोश हो जाता है। कहीं पर एक मामले में किसी को सच्चा माना जाता है, दूसरे मामले में झूठा माना जाता है, और अगर जब तक सिर्फ एक महिला पर अत्याचार के, एक बच्ची पर अत्याचार के तौर पर नहीं देखा जाएगा, तब तक कैसे इन घटनाओं से छूट मिलेगी, कैसे अपराध पर काबू पड़ेगा? क्योंकि चाहे राजस्थान की पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, आरोप दोनों पर एक ही लग रहे हैं कि सामने गैंगरेप का मामला, लेकिन मामला लिखा तक नहीं गया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि यूपी पुलिस ने पीड़िता का शव उसके परिवार को नहीं सौंपा? आखिर किस बात का डर था कि आखिरी बार परिवार वालों को पीड़िता का चेहरा तक देखने नहीं दिया गया? आखिर क्या जल्दबाजी थी कि पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार आधी रात को कर दिया गया? आखिर वो कौन सा कानून है जो पुलिस वालों को परिवार वालों की गैर मौजूदगी में पीड़िता का अंतिम संस्कार करने का हक देता है? अब हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की इसी अंधेरगर्दी के 7 सबूत दिखाते हैं, जिनका उत्तर देना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मुश्किल हो चुका है। यूपी पुलिस की अंधेरगर्दी, सबूत नंबर 1। यूपी पुलिस की अंधेरगर्दी, सबूत नंबर 2। यूपी पुलिस की अंधेरगर्दी, सबूत नंबर 3। आज काम में इतनी हिम्मत है, हमारी झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। यूपी पुलिस की अंधेरगर्दी, सबूत नंबर 4। यूपी पुलिस की अंधेरगर्दी, सबूत नंबर 5। यूपी पुलिस की अंधेरगर्दी, सबूत नंबर 6। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में DN साहब से पूछना है। यूपी पुलिस की अंधेरगर्दी, सबूत नंबर 7। यूपी पुलिस ने तो अंधेरगर्दी की हद ही पार कर दी। हाथरस की निर्भया के साथ 4 दरिंदों ने गैंगरेप किया था, लेकिन रात के अंधेरे में पुलिस वालों ने जो किया, क्या वो निर्भया के परिवार की भावनाओं का सामूहिक बलात्कार नहीं है? आधी रात के वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस निर्भया का पार्थिव शरीर लेकर हाथरस पहुंची तो निर्भया की मां एम्बुलेंस के आगे लेट गई, लेकिन यूपी पुलिस का दिल नहीं पसीजा। दरिंदा ने तो इस परिवार से उसकी बेटी छीनी थी, लेकिन यूपी पुलिस ने तो उस बेटी के अंतिम संस्कार का हक ही छीन लिया।
जरा सोचिए किसका गुना बड़ा है। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। गाँव वाले रीति रिवाज की दुहाई देते रह गए, एम्बुलेंस के बोनेट के आगे चिपक गए, लेकिन पुलिस वाले उन्हें हटाते हुए एम्बुलेंस को शमशान घाट तक ले गए। ना कोई परिवार वाला, ना कोई गांव वाला, किसी को भी अंतिम संस्कार वाली जगह के पास जाने नहीं दिया गया। ऊपर से ऑर्डर था कि पत्रकारों को तो बिल्कुल भी आसपास नहीं भटकने देना है। कोई भी नहीं आएगा। घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते, लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, आप सामने हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना अधिकारियों को। अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरा विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं आता, अधिकारियों ने क्या कहा, हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी। यूपी पुलिस की अंधेर गर्दी के इंतहा देखिए। परिवार को अंतिम संस्कार के रीति रिवाज से ही नहीं रोका गया, बल्कि परिवार वालों को घर के अंदर बंद कर दिया गया ताकि वो अपनी बेटी की चिता को जलते हुए भी देख न पाए। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। बस मेरी इन्फॉर्मेशन। मैं क्राइम में अभी आप बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी आप बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे न बढ़े। बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछिए। आपको घर में बंद कर दिया था? हाँ। किसने बंद कर दिया था आपको घर में? पुलिस वाले ने कहा कहते हैं भीतर बंद कर दे और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेके चले गए। तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं। किसकी बॉडी लग रही थी आपको? अब जी ना मालूम कौन की, नहीं पता जी। पुलिस नहीं कर दी अंतिम संस्कार? हाँ, उन्होंने कर दिया। रात का अंधेरा चोर उचक्कों, बदमाशों और अपराधियों के लिए मुफीद होता है, लेकिन रात के इसी अंधेरे में यूपी पुलिस ने जो गुनाह किया उसे छिपाने की भी कोई कोशिश नहीं की। कैमरों के सामने ही निर्भया की चिता लगाई, कैमरों के सामने ही चिता पर पेट्रोल छिड़का, कैमरों के सामने ही चिता को आग लगा दी और कैमरों के सामने ही चिता के सामने खड़े होकर एक पुलिस वाला मुस्कुरा रहा था। फैमिली की परमिशन के बिना, फैमिली प्रेजेंस के बिना लड़की की, हाथरस की जो रेप विक्टिम है, उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन वकार को भी कहूंगी कि दिखाएं कि ये जो जल रहा है ये लड़की की बॉडी है। सिर्फ एक ही मांग थी फैमिली की, माता पिता की, कि एक बार चाहे 15 मिनट के लिए सही आप एक बार बॉडी को घर पे आने दें, हमको एक बार उनका आखिरी बार हमारी बेटी की शक्ल देखने दे, आखिरी बार हमारी बेटी को छूने दे। पुलिस ने नहीं उनकी बात मानी और अभी फोर्सफुली बॉडी को लाके आप देख सकते हैं बॉडी पीछे जल रही है। यूपी पुलिस की अंधेर गर्दी जब दिन के उजाले में दुनिया के सामने उजागर हुई तो यूपी पुलिस और प्रशासन के लिए अपना मुंह छिपाना मुश्किल हो गया। हम पूरी गाड़ी वापस लेके आए थे जब ये लेट गए थे। महिलाएं जब लेट गई थी, मैं स्वयं यहाँ पे था। और महिलाएं क्यों लेटी थी? आपकी गाड़ी के आगे क्यों लेटी थी, क्या वजह? मेरी गाड़ी के आगे नहीं लेटी, उस वैन के आगे लेटी थी और इनका चेहरा देखने तो वो यही चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए, क्यों नहीं करने दिया गया? सर, अंतिम संस्कार करने दिया। 1 घंटे तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही थी। अंतिम संस्कार किया किसने? पुलिस वालों ने किया है। पुलिस वालों ने। निर्भया की ये जलती हुई चिता वास्तव में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चिता है, जिसे खुद यूपी पुलिस ने मुखाग्नि दी है। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी और तनुश्री पांडे के साथ अभिषेक आनंद, आज तक। उत्तर प्रदेश पुलिस की अंधेर गर्दी की ये 7 सबूत साबित करते हैं कि इस केस में ऐसा कुछ जरूर है जिसे छिपाया जा रहा है, वरना आखिर वो कौन सी वजह है कि आधी रात के समय पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन अंतिम संस्कार करवाने पर अड़ जाए, वो भी तब जब मृतका का परिवार रो रो कर गुहार लगा रहा था कि उनकी बेटी का शव उन्हें दे दिया जाए। सवाल यह है कि क्या यूपी पुलिस ऐसे ही तत्परता से उन लावारिस शवों के भी अंतिम संस्कार करती है जिनका कोई वारिस नहीं होता? और उस पर यूपी पुलिस का तर्क सुन लीजिए कि अंतिम संस्कार के लिए सुबह का इंतजार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि शव के सड़ जाने की आशंका थी। यूपी पुलिस की यह दलील
गले नहीं उतरती, क्योंकि जिस यूपी पुलिस ने चंद घंटों में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया, उस यूपी पुलिस पर आरोप है कि उसने इस केस में मुकदमा दर्ज करने में ही 8 से 10 दिन का समय लगा दिया। आरोपियों को पकड़ने में 10 से 12 दिन लगा दिए, वो भी तब जब काफी विरोध प्रदर्शन हुए। केस में गैंग रेप की धारा जोड़ने में 9 दिन का समय लगा दिया था। अब यही यूपी पुलिस कह रही है कि शव खराब हो रहा था, इसीलिए अंतिम संस्कार में वक्त नहीं लगा सकते थे। हाथरस मामले को 15 दिन हो गए हैं। इन 15 दिनों में किसी को हाथरस के परिवार की याद नहीं आई। जब उस 19 साल की बेटी की जान चली गई, तब सब नींद से जागे। अब सब हाथरस पर ट्वीट कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मंत्री और सांसद गांव के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेताओं, सरकारों और सिस्टम को जगाने के लिए हर बार पीड़ित को मरना पड़ेगा? हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा। यहाँ के लोगों में हाँ जी मैडम, बिल्कुल शब्द को दिखाया नहीं है। रात में शव को देखने तक नहीं दिया, न माँ को देखने दिया, परिवार के गांव में घुसने तक नहीं दिया। बहुत दूर से हम आए हैं, घुसने तक नहीं दिया। बात तो हो रही है ना सामने, नहीं क्यों मीडिया की मौजूदगी में? आपको बता दें कि एक तरफ भीम आर्मी के सदस्य हैं, परिवार के लोग हैं, यहाँ पर मंत्री और सांसद आए हुए हैं और यहाँ पर भीम आर्मी के लोगों ने थोड़ा हंगामा किया, नारेबाजी की। परिवार के लोगों का यही आग्रह है कि आखिर अंतिम संस्कार करने की इजाजत उनको क्यों नहीं दी गई है और इसी बात को लेकर इस वक्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। गुस्सा क्यों नहीं होगा? क्या कर रहे थे वो लोग जो खुद को नेता कहते हैं, जो इन्हीं के वोट से चुनकर आते हैं? अफसरों की मनमानी चलती रही और ये तमाशा देखते रहे। अपने पीड़ित परिवार के सामने इन नेताओं को खड़ा कर दिया। जी आप माँ से मिलिए, आप माँ से मिलिए, आप माँ से मिलिए। ये माँ है, ये माँ सांसद जी की मेरी बेटी को दिखा दो, थोड़ा बहुत दिखा दो। सीधा लेके चले गए शमशान घाट, सब नहीं दिखाया, चेहरा नहीं दिखाया, चेहरा नहीं दिखाया। इस परिवार के साथ खड़ा हूँ मैं दलित हूँ, दलित की बेटी है, मैं परिवार के साथ हूँ। प्रशासन के प्रति कार्रवाई करवाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार की इजाजत देनी चाहिए थी, पुलिस वालों ने चेहरा तक परिवार को नहीं देखने दिया। देखिए, जब इस 3:30-4 बजे जब थाने के बाहर मैं रहा, मुझे नहीं आने की अनुमति दी है और मैं नहीं आ पाया हूँ यहाँ, मुझे रोक दिया। तो उस मामले में क्या आपको कौन रोकेगा? आप सांसद हैं, आपको कौन रोकेगा इलाके में आने? देखिए, मैं सांसद हूँ, लेकिन विपक्ष सामने खड़े हुए थे 250-300 आदमी। इनकी भी, प्रशासन की भी मजबूरी थी कि मैं आ रहा हूँ तो उनको छोड़ना था। उनको मजबूरी का नाम देकर अफसरों को बचाने का खेल नहीं चलेगा। वो झूठ नहीं चलेंगे जो अब भी सरकार के मंत्री से लेकर अफसर तक बोल रहे हैं। अंतिम संस्कार जबरन किया गया, ये कलंक मिटेगा नहीं। अब बीती रात जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया, उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है इस समय। पीड़िता के परिवार ने ही रस्म रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार किया है और जहां इस तरह का जो आपका प्रश्न है, इन सारे विषयों को लेकर सरकार ने SIT का गठन किया है गृह सचिव की अध्यक्षता में। वो 1 सप्ताह में रिपोर्ट देकर जो भी अगर इस तरह का कोई विषय आएगा तो उसकी जांच आएगी, उसमें जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जबरन पुलिस वालों ने ही आग लगा दी, चेहरा तक बेटी का नहीं देखने को दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। डेड बॉडी घर पे लाई गई थी जैसी मुझे सूचना है और विधि विधान से ही दाह संस्कार हुआ है। लेकिन परिवार के मन में जो प्रश्न है या आपने जो प्रश्न उठाए हैं, उनके लिए SIT की गठित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह सचिव की अध्यक्षता में। वो 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। वो कौन लोग हैं जिन्होंने रात को 3 बजे चिता जलाने का ऑर्डर दिया था? इनके नाम पता चलने चाहिए। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की है, मुख्यमंत्री ने SIT बनाने का ऑर्डर दिया है, 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। हाथरस के इस गरीब परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। इनके साथ जो हुआ उससे बड़े शर्म की बात किसी सरकार और सिस्टम के लिए कुछ और नहीं है। यही वो घर है, बहुत मुश्किलों से इस घर को बनाया था उस पिता ने। जरा सोचिए कितनी ज्यादा मुश्किल उसको हुई होगी, क्योंकि मजदूरी करके अपना पेट काटकर इस परिवार में आगे बढ़ने का एक जज्बा था, लेकिन उसको तोड़ दिया 14 सितंबर को उन दरिंदों ने, जिनकी दरिंदगी का शिकार हाथरस की वो निर्भया हुई थी। ऐसे परिवार को बेबस बना दिया गया। पहले परिवार की बेटी के साथ हैवानियत हुई, गैंगरेप हुआ, गर्दन तोड़ी गई, जीभ काटी गई। वो जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। जब दम तोड़ा है तो पुलिस ही गैंगरेप से लेकर
गर्दन तोड़ने और जीभ काटने पर सवाल उठाने लगी। इसके बाद रातों रात शव को लाकर जला दिया। परिवार से पूछा तक नहीं गया, चेहरा नहीं दिखाया गया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार पर सवाल है, पुलिस पर सवाल है। पुलिस और प्रशासन के ऐसे रवैये की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए ये आरोप गलत नहीं है। इस केस को चुपचाप निपटाने की तैयारी में आधी रात की अंधेर गर्दी हुई। आज तक ब्यूरो। आज तक पर इंसाफ की लड़ाई सबके लिए है, सबके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा आज तक। और इसीलिए चाहे उत्तर प्रदेश का हाथरस हो या फिर राजस्थान का बारा, हर जगह पर अगर पुलिसिया अत्याचार होगा, पुलिसिया अनदेखी होगी, अगर महिलाओं पर इस तरह का अत्याचार होगा तो आज तक उसको लेकर आवाज उठाएगा। हाथरस की बेटी जिसके शव को उसके परिवार तक को सौंपा नहीं गया, 10 दिन से का समय लग गया इस पूरे मामले में एफआईआर लिखने में, तो दूसरी तरफ राजस्थान के बारा में 13 साल और 15 साल की दो बच्चियों के साथ 3 दिन तक सामूहिक बलात्कार हुआ। एक्शन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक मुहिम के तौर पर देश को जुड़ना होगा हमारे साथ, तभी देश की बेटियां रह सकती हैं महफूज। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।